बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने इस शो में खुशामदीद कहेंगे जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारे साथ भी मौजूद है और अगले 2 घंटे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ, मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम कहूँगी। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आई होप कि आयशा आप भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हूँ। तो मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन आजकल ना मैं थोड़ा चिढ़ रही हूँ, परेशानी का शिकार हूँ। वो ये कि आप इस्लामाबाद में कहीं भी जाए ना, समटाइम्स आपके सिग्नल सही तरह डेटा के नहीं आ रहे होते, इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा होता, तो आप ना चिड़चिड़े हो जाते हैं। और समटाइम्स आपका अपना जब नेट नहीं चल रहा होता और कहीं पे आपको वाईफाई भी ना मिल रहा हो। वाईफाई कहीं पब्लिक प्लेस पर आप अगर अटैच करें, अपने फोन के साथ कनेक्ट करें, तो वो कहते हैं खतरनाक भी होता है, टू सम एक्सटेंट खतरनाक होता है, लेकिन अपना जब नहीं चल रहा हो ना तो बहुत ज्यादा बहुत मसला आता है इस वक्त सिचुएशन। अब सिचुएशन आपने जो बता दी है, इसी से रिलेटेड हमारी जो पहली स्टोरी है। आपको ज्यादा वो नहीं होना, ज्यादा गुस्सा नहीं अब आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, क्योंकि अब वाईफाई का बंदोबस्त इस्लामाबाद में हो गया है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात हैं जहां पर वाईफाई की सहूलत जो है वो अब मुयस्सर हो जाएगी। ये फैसला कर लिया गया है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम ये सुनते आए थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वाईफाई या इंटरनेट जो है ना सबको अवेलेबल होगा और कोई भी जो है ना उसको खरीद कर पैसे देकर, क्योंकि मुझे याद है एक टाइम था कि आप पैसे देकर भी खरीदा करते थे, कार्ड्स मिला करते थे जिससे आपको चंद डेटास जो है ना इंटरनेट के मिलते थे, एंड देन आप कंप्यूटर के ऊपर आपका पीसी होता था, उसके ऊपर आप लगा के जो है ना एंजॉय करते थे इंटरनेट को। अब वो वक्त आ चुका है फाइनली कि आपको मुफ्त इंटरनेट की सहूलत मिलेगी। और इस्लामाबाद के कौन कौन से मकामात आपके पास? इस्लामाबाद के 30 मकामात हैं जी जहाँ पर ये सहूलत फराहम की जा रही है और अहम मराकज़ हैं इसमें। इसके अलावा मेट्रो है, इलेक्ट्रिक फीडर बस स्टेशन हैं, पार्क्स है और दीगर ज़्यादा रश वाले मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ये वाईफाई की सहूलत जो है वो दी जा रही है। ये एक इजलास हुआ है जिसमें ये अहम फैसला जो इम्पोर्टेंट पता है क्या है कि वो लोग जो अपने घर में अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनकी इतनी इनकम नहीं है, जो इंटरनेट का कनेक्शन नहीं लगवा सकते, वाईफाई कनेक्शन नहीं लगवा सकते या इवन अपने फ़ोन में डेटा इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। वो ये कर सकते हैं कि वो इंटरनेट जो है ना वो यहाँ पर जाकर यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा रहेगा कि उनके लिए ये वाईफाई की सहूलत जो है ना वो ये मुयस्सर रहेगी। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर जिन चैलेंजेस का हमला है, जो शॉर्टकमिंग्स है हमारी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुदरती आफात तो हैं लेकिन साथ साथ हमारी नाअहली और इंतज़ामिया की जानिब से हम कह सकते हैं इनकॉम्पिटेंस भी हमें नज़र आती है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो चुका है, जानी नुकसान भी हो चुका है, माली नुकसान भी हो चुका है। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगले स्पेल की तैयारी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मज़ीद फ्लड्स भी आ सकते हैं और अब उस सिलसिले में इंतजामात क्या किए गए हैं उसके ऊपर सारा काम किया जाना है। तो उसकी अपडेट जो है ना वो आपको दे देते हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक केपी और सिंध के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं और इन मुतासरीन के अंदर वो लोग भी शामिल हैं जिनकी जानें चली गई हैं, जिनके घर तबाह हो चुके हैं और ज़ख्मियों की भी बहुत बड़ी तादाद है। और बहुत सारे लोग अभी भी शायद मिसिंग हैं, जो सैलाब का जो पानी है उनको बहा कर ले गया, फिर उनका कोई अता पता नहीं है वो कहाँ पर हैं। आप उन लोगों के कर्ब को महसूस कीजिए, वो किस अजाब में, किस कर्ब में मुब्तला होंगे। आप लोग भी जाकर सैलाब मुतासरीन जो हैं उनकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। इमदादी कैंप्स भी डिफरेंट जगहों पे लगे हुए हैं, जो कुछ राशन है, कुछ ज़रूरी सामान है, बिस्तर है, आप उनको प्रोवाइड करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। एटलीस्ट उनकी मुश्किलात में थोड़ी सी कमी जो है वो सतलुज से जो इस वक्त सिचुएशन पता चल रही है ना उसके मुताबिक वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। गंडा सिंह के मकाम पर भी इंडिया से भी पानी जो है ना वो छोड़ दिया गया, जिससे पानी की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से बड़ा नुकसान भी हो रहा है। इस वक्त खैर पाक फौज को वहाँ पर तलब कर लिया गया। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर ये पानी जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे पर पहुंच चुका है। और दरिया सिंध की बात करें, गुड्डू और सक्खर बैराज जो है वहां पर भी पानी बहुत ज्यादा है, जबकि काला बाग और चश्मा पर निचले दर्जे का सैलाब। और ये कहा जा रहा है कि बिना बताए देखें कोई जो हमारा मुआहिदा है उसके तहत आप जब पानी वहां से सिंतास मुआहिदे के तहत आपने जब पानी छोड़ना है तो आप पहले करते हैं, लेकिन ये बिना बताए है। तो अगेन वंस अगेन सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां भारत की। तो कभी कहता है पानी रोक लूंगा, कभी बगैर बताए उनके बस में नहीं है ना रोक के दिखाएं, कुछ समझ नहीं आता। खैर जी आगे बढ़ जाते हैं, हमें अपने मुल्क की सियासत की भी बात करनी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बाद में बात करेंगे, मुल्क की सियासत की कुछ बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सेगमेंट की तरफ जाऊं, आज हमने आपकी मुलाकात करवानी है चंद ऐसे चरवाहों से जिन्होंने अपनी फ़राइज़ की अंजामदही करते हुए, वैसे तो वो उनके फरीज़ों में शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कई लोगों की जानें बचाई हैं, कई गाँव के लोग जो है ना उनको बचा लिया है। तो उनसे आपकी हमने मुलाकात करवानी है और उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, एक्नॉलेज भी करेंगे। इस वक्त जो सिचुएशन है, वज़ीर दिफा
ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आसमा शिराजी के प्रोग्राम फैसला आपका में उनकी जानिब से दी गई है, जिसमें वो 9 मई के बारे में बात ये कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने माफ़ी उस तरह से नहीं मांगनी है, हम लोगों से नहीं मांगनी है, तो एटलीस्ट आप आवाम से माफ़ी मांग लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहा है उन्होंने, ज़रा सुन लेते हैं। They can do that even वो ये माफ़ी या पछतावा जो है अदालत में भी कह सकते हैं कि जी ये हुआ है और हम अदालत के ऊपर ये मामला छोड़ते हैं कि वो अदालत जो है हमारी इस गलती को जो है वो इग्नोर करे और हमारे हम कौम से माफ़ी मांगे, किसी एक शख्स से मांगे, कौम से माफ़ी मांगे, वो मांगे, यानी किसी इदारे से नहीं, कौम से माफ़ी मांगे, मुल्क से मांगे। अदारा भी तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लें, आपने कौम से माफ़ी मांग लें, पछतावा ही आपके लिए बेहतर है कि आप पछतावे का कह सकते हैं। तहरीक इंसाफ से बातचीत का उन्होंने इम्कान जो है वो रद्द किया है। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ की हमने बात करनी है कि वहाँ पर इख्तलाफात भी जो है ना वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा वो भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर चुके हैं। उनकी इख्तलाफात अलीमा खान जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जिसके बाद अब ये कह रहा है कि सेक्रेटरी जनरल की सीट के लिए कई सीवीज़ जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और कई उम्मीदवारों में जो एक पहला नाम है वो लतीफ़ खोसा साहब का भी। अब क्या सिचुएशन बनती जा रही है, क्योंकि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है। अब मजीद क्या डेवलपमेंट हो सकती है मुल्की सियासी मंजरनामे के अंदर, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनकी तरफ चलते हैं। मज़हर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, आपको वेलकम करूँगी एंड भी कहूँगी। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई कौम से ही माफ़ी मांग लें 9 मई के वाक़ये के ऊपर, इसके ऊपर आप क्या समझते हैं, क्या सोच रही है इस वक्त गवर्नमेंट? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, उनकी राय है, वो जाहिर है मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं और इस वक्त वफाकी वज़ीर भी हैं। तो गवर्नमेंट का नैरेटिव ऑलमोस्ट वही है जो कि हमने कुछ अर्से पहले DGI-SPR का भी देखा था और उन्होंने भी इसी तरह की बात की थी। तो ये एक स्टेट नैरेटिव है जो सामने पेश किया जा रहा है, लेकिन मसला ये है कि जिससे कहा जा रहा है वो तो इस चीज़ को ओन ही नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जी आप एक कमीशन बनाएं, तहकीक कर लें और अगर साबित हो तो आप सज़ा दे दें या उसके बाद की सूरत हाल है। तो एक दो मुख्तलिफ बयानिए हैं, उसकी बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है। बयानिया ये है प्रैक्टिकल अप्रोच। मज़हर साहब, आपको लगता है प्रैक्टिकल अप्रोच भी तहरीक इंसाफ के लिए यही होगी, आगे जाकर भी माफ़ी मांगनी है, अगर वो सॉर्ट कर लें चीज़ों को और माफ़ी मांग लें, पब्लिक अपॉलॉजी पे आ जाएं, तो उनके लिए मामलात आसान हो सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। जब सियासत जो है वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। क्या नवाज शरीफ साहब ने 12 अक्टूबर को जो कुछ हुआ, जो उस वक्त की स्टेट का नैरेटिव था या जनरल मुशर्रफ का नैरेटिव था और नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव था, दो मुख्तलिफ थे ना। तो इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि 9 मई जो है वो बहुत बड़ा वाक़या था, बहुत संगीन वाक़या था। लेकिन उसके बाद ये भी हमने देखा कि पिछले 2 सालों में 9 मई के ऊपर सियासत बहुत की गई और 9 मई को एक कानूनी जो और ज़ाहिर है कितना बड़ा इवेंट था, उसमें जिन लोगों के बारे में ये कहा गया था कि ओपन एंड शट केस है, उस ओपन एंड शट केस को 2 साल लगा दिए और उसमें बहुत से लोग जो है 9 मई की माजरत करके वो या तो सियासत से किनारा कश हो गए या उन्होंने दूसरी जमातें ज्वाइन कर ली। तो एक तो आउटकम हमने 9 मई का ये देखा। दूसरा, 2 साल बाद अब बड़ी तेजी से सजाएं हो रही हैं, तकरीबन 100-150 लोगों को सजाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं, कुछ लोगों को बरी कर दिया गया है और उसमें ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के जो है मरकज़ी रहनुमा शामिल हैं, जिसमें उमर अयूब भी हैं, शिबली फराज भी हैं और इवन जो आपके दीगर उनके पंजाब इंटरेस्टिंगली जिनकी बरियत हो रही है उनके बारे में पीटीआई के अंदर ही बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की राय पाई जा रही है कि भाई इन लोगों की बरियत क्यों हो रही है अगर बाकी सबको जो है सजाएं मिलती जा रही है। वो तो तहरीक इंसाफ के अंदर की पॉलिटिक्स है, उसमें उसकी और पेचीदगियां हैं अंदर की पॉलिटिक्स की। लेकिन अहम चीज ये है कि जिससे कहा जा रहा है उसके खिलाफ तो आप मुकदमा चलाएं ना। एग्जैक्टली। आप क्यों ख्वाजा आसिफ साहब या कोई ये बात
बात करे कि वो माफी मांग ले। मैं यही आपसे एक्चुअली पूछना चाह रही थी कि ये सिर्फ ये जो कोशिश की जा रही है सिर्फ झुकाने की एक कोशिश है, ईगोज को सेटिस्फाई करने की कोशिश है, या वाकई में जिससे कहा जा रहा है माफी मांगने का उसको ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो रिमोर्स फील कर रहा है या नहीं कर रहा, अपने किए पे पछतावा फील कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए ये जो सारी बातें ये खिलाफ कानून है, और उसकी वजह यह है कि एक शख्स का मुकदमा अदालत में है और बाहर से बैठ के ये मशवरा दिया जा रहा है कि माफी मांग ले। आप मुकदमा चलाएं ना, आप ऐसा मुकदमा चलाएं जिसको इंटरनेशनली नेशनली सब रिकग्नाइज करें। एक खुली अदालत में एक मुकदमा चलाएं, उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं साजिश करने के दीगर चीज़ पे उनका चलाएं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि उसमें साबिक जो DGI थे जनरल फैज, वो भी इसमें कहीं ना कहीं है, तो हमें कुछ नहीं पता। बिल्कुल अहम बात यह है कि जिसकी बुनियाद पे पूरा नैरेटिव बिल्ड हो रहा है उस शख्स पे अब तक मुकदमा क्यों नहीं तेजी से चलाया जा रहा। आप मुकदमा चलाएं, इल्जाम साबित हो सजा दे दें उसको, साबित नहीं हो तो बरी हो जाएंगे, और सजा के बाद उनके पास ये इख्तियार होगा कि अगर वो समझते हैं कि जो है अदालत में फ्री एंड फेयर ट्रायल हुआ है और मुझे सजा हुई है, तो सजा के बाद भी माफी का तो रास्ता हमेशा खुला रहता है, तो उसके बाद भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये चीज सियासी लगती है, उससे पहले ये सारी बातें जो हैं ये सियासत की जा रही है, और जिससे खुद 9 मई का जो असल 9 मई की इतनी सीरियस केस था उसको आप सियासत करके सियासी अंदाज में डील करेंगे, खराब कर रहे हैं। मजहर साहब, आपको इतना अरसा हो गया, दिहाइयाँ हो चुकी हैं जर्नलिज्म करते हुए, इन सारी पॉलिटिक्स को, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आपने देखी है, मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें आपने देखी हैं, उसके बावजूद कुछ तब्दील होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें PTI की अंदरूनी सियासत की, तो यहाँ पर जो उखाड़ पिछाड़ चल रही है, जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, वो बहुत ही अजीब किस्म के भी हैं, और ऐसा लग रहा है कि अंदर से तोड़ फोड़ की कोशिश की जा रही है। एक तो बाहर से एक्सटर्नल कोशिश है, एक अंदर से भी कोशिश की जा रही है। किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं PTI की अंदरूनी सियासत को? देखिए, ये चीज़ें कोई नई नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ एक तरफ हुकूमत का दबाव है, एक तरफ जो है जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं उनका दबाव है, उनके लोग गिरफ्तार हैं, उनके बहुत से लोग अंडरग्राउंड हैं, बहुत से लोग तहरीक इंसाफ छोड़ के दीगर जमातों में चले गए हैं, बहुत से लोग खामोशी से घर बैठ गए हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, मादी में भी देखी हैं, मादी में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, मादी में भी पार्टियां तोड़ी गई हैं, पार्टियां बनाई गई हैं, हुकूमत तोड़ी गई है, हुकूमत बनाई गई है। तो कोई नई चीज़ नहीं हो रही, सिर्फ ये कि उसका दायरा और ज़्यादा वसी होता जा रहा है। यानी जो सिविल स्पेस हमें नज़र आती है गवर्नमेंट में, बज़ाहिर ये एक सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन आपने वज़ारत दाखिला में हाल ही में जो तब्दीलियां हो रही हैं और दीगर जगहों पे, तो एक पॉलिटिकल डिबेट है ना कि एक सिविलियन स्पेस, एक सिविलियन गवर्नमेंट खुद ही अपनी स्पेस लूज करती जा रही है। एक पार्लियामेंट जो है वो रिडंडेंट हो गई है, मीडिया जो है वो अनडिक्लेयर्ड सेंसरशिप का शिकार है। लोगों को उस तरीके से मुख्तलिफ कवानीन के जरिए नोटिसेस मिलते हैं, उनको पाबंद किया जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये किसी भी डेमोक्रेटिक कल्चर की नफी करती है। जो अंदरूनी इख्तिलाफात की मज़हर साहब हम बात कर रहे थे, उसमें अलीमा खान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की, उनकी कई दफ़ा खबरें सामने आई हैं कि वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करती हैं, फिर कई लोगों से उनके इख्तिलाफात भी होते हैं। सलमान अकरम राजा के साथ रिसेंटली उनका जो इख्तिलाफ हुआ है ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक, बहस हुई है, शदीद बहस हुई है कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब को मैं बहसियत वकील तकरीबन 20 साल से जानता हूँ, और उन्होंने हमारे जर्नलिस्ट के, मीडिया वर्कर्स के बड़े मुकदमात लड़े हैं, वेज बोर्ड के मुकदमात लड़े हैं। उनका जो क्रेडेंशियल है वो बहुत हाई है एज ए वकील, लेकिन वो कभी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं रहे उस तरह के। उनका एक बड़ा क्लियर हेडेड और जो है पॉलिटिकल नैरेटिव है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, जनरल हवाले से। लेकिन दूसरे हैं, उनको सेक्रेटरी जनरल इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया। अलीमा खान, मां सिवाय इसके कि वो इमरान खान की बहन है,
उनका तहरीक इंसाफ के मामलात में कोई अमल दखल नहीं है। एटलीस्ट ये जो मौरूसी सियासत की सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ बात करने वाले लीडर की पार्टी में अगर ये हो रहा है कि इमरान खान साहब की बहन की वजह से वो तहरीक के हवाले से बयान दे देती हैं, वो पार्टी के अंदर चलने वाले मामलात में बयान दे देती हैं, तो या तो वो खुलकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, उनकी सियासी कमेटी में आए, इमरान खान साहब उनको कोई ओहदा दें। लेकिन एक तरफ जब उनसे ये बात की जाती है तो वो कहती है मैं तो सिर्फ अपने भाई के लिए आती हूँ। तो फिर भाई के लिए अगर सिर्फ आती हैं तो ये सियासी मामलात में उनकी मुदाखलत जो है ये खुद तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रही है। और यही वजह है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या चीज़ हुई है कि जो सलमान अकरम राजा के लिए अब तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी जनरलशिप जो है बरकरार रखना जो है उनके लिए कम से कम तकरीबन मुश्किल से बल्कि नामुमकिन हो गया। आज देखिए क्या ये भी पाई जाती है को आज उनकी शायद मुलाकात ड्यू है, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब वो उनको खान साहब से अगर मुलाकात होती है तो वो उन्हें अपना इस्तीफा वापस लेने और काम करने के लिए कहते हैं कि जारी रखें या वो कोई तब्दीली कर देते हैं। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। ये मामला साहब एक राय ये भी तो पाई जाती है कि जो बानी पीटीआई हैं वो खुद से नहीं चाहते कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फिगर जो है ना वो पीटीआई को मिल जाए जिससे उनकी ज़रूरत जो है वो महसूस ना हो। एक वक्त आएगा कि जब ये अगर सारे केसेस ख़त्म हो जाते हैं या लेट्स सी फ़र्ज़ कर लेते हैं फ्यूचर में जाकर इन सारे मामलात से उनकी जान छूट जाती है तो फिर वो एक सेवियर के तौर पर एक मरतबा फिर से आएंगे कि देखें जी मैं ही था, मेरी ही ज़रूरत थी। एक राय बहरहाल ये भी पाई जाती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ख्वाजा आसिफ साहब के एक और स्टेटमेंट के ऊपर है जिसमें वो कह रहे हैं कि NFC अवार्ड से मुतालिक अब जो टॉक्स शुरू होने वाली हैं उसमें अगर तब्दीली की जाएगी वो पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के बाद होगी और 18वीं तरमीम के बाद जितने भी वसाइल सूबों के पास हैं उतने विफाक के पास नहीं है। उनके स्टेटमेंट के बारे में आपकी क्या राय है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है? पहले तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बताएं कि क्या 18वीं तरमीम पे अमल हुआ। विफाक से सूबों तक तो इख्तियार आ गया, लेकिन ख्वाजा आसिफ समेत या पीपल्स पार्टी के रहनुमा बताएं कि प्रोविंशियल सूबाई असम्बली के सूबाई हुकूमत के बाद या सूबों को जो इख्तियारात मिले उसके बाद निचली सतह तक इख्तियारात क्यों नहीं गए? क्यों नहीं हमने लोकल बॉडीज जो कि जिस्ट है इस 18वीं तरमीम का कि वफाक से सूबे और सूबे से निचली सतह तक बल्दियाती इदारों को मजबूत किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि आज जो कुछ भी ये बारिशें आप देख लें, ये गटर, ये सारी बहस जो है हमारी, उसमें सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर पे होना चाहिए तो बल्दियाती इदारों का, लेकिन आपने बल्दियाती इदारों को बिल्कुल ट्रिपल किया हुआ है, उनके इख्तियारात सल्ब किए हुए हैं। तो जहाँ ये सारी डिबेट होती है जो क्रेडिट लिया जाता है 18वीं तरमीम का, तो पहले ये तो बताएं क्यों सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं होता? विफाक में क्यों होता है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या लिखा हुआ है? ये बातें जब जो चीज़ अपने को सूट करती है वहाँ ये बात अप्लाई कर ली जाती है और बाकी चीज़ें भूल जाई जाती हैं। जो आपने दूसरी बात की, इमरान खान को पार्टी के किस लीडर से थ्रेट होगा? अभी ये अजीब ही मज़ाक़खेज़ सी बात है ना। कुरैशी साहब के बारे में कहा जाता था ये जरूर, हाँ, वो उनकी सियासी गलती जो है, देखें उनकी जो 3 बड़ी सियासी गलतियां हैं मैं समझता हूँ, वो तो पहली तो उन्होंने जैसे उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया, इसके बावजूद कि वहाँ वो इवन चौधरी परवेज इलाही को अगर चीफ मिनिस्टर बनाते तो बहुत उनको फायदा होता उनको, क्योंकि वो ना सिर्फ ये कि उनको तजुर्बा था बल्कि वो मुस्लिम लीग नून को भी अच्छी तरह समझते हैं, उनके लोगों को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन वो गलती की खान साहब ने। दूसरी, परवेज खटक को खैबर पख्तूनख्वा से हटाकर वहाँ हमने देखा कि उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल बनी, कभी महमूद खान को लाया गया, फिर अली अमीन गंडापुर को लाया गया। जो परवेज खटक की शार्पनेस थी वो, और उन्होंने 2013 के बाद 2018 में 2/3 अक्सरियत दिलवाई तहरीक इंसाफ को। तो इमरान खान साहब ने, और तीसरी बड़ी सियासी गलती उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ के की। ये मैं समझता हूँ उससे तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा
नुकसान हुआ। उसके बाद आप देखें कि 2022 में जब उनकी हुकूमत खत्म हुई, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो मदद तहरीक साहब। इंसाफ आज तक कोई मुनज़्ज़म तहरीक ना ये वो गलतियां हैं जो ना ही तहरीक इंसाफ दोहराए तो उनके लिए बेहतर है, उनका सर्वाइवल इसी में ही मुमकिन है। मज़हर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमें बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने ब्रेक लेनी। ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, और अब आपकी मुलाकात करवानी है कुछ ऐसे मेहमानों से जो बहुत ही ख़ास हैं, और वज़ीर आज़म हाउस के मेहमान भी वो बन चुके हैं। आज सुबह से आगे के मेहमान भी बनने वाले हैं। हम बात करें गज़र के 3 बहादुर चरवाहों की, जिनकी हाजिर दिमागी ने पूरे गांव की जान बचा ली। गज़र में ग्लेशियर के ख़तरे से सैकड़ों अफराद की जानें चली गई। जो बहादुर चरवाहे हैं वो वज़ीर आज़म हाउस के मेहमान भी बने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आपको पता है कि उनको 25-25 लाख रुपए इनाम दिए गए हैं। उनके नाम है वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान। तो हमने सोचा कि हम उनको बुलाते हैं और हम भी एक्नॉलेज करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, एंड देन उनसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं, क्योंकि ये जज्बे के बगैर मुमकिन नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप तीनों का वेलकम करेंगे शो में। सबसे पहले तो ये आप तीनों के चरवाही का काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं, और मुश्किलात क्या पेश आई आप लोगों को इसमें? साल भर हम माल मोशी के साथ होते हैं। माल मोशी का काम बहुत मुश्किल काम है, हर बंदा नहीं कर सकता है। तो बस हमारा मजबूरी है, मजदूरी नहीं मिलता है हमारा गांव में। बस माल मोशी के साथ अपना गुजारा करते हैं, नौकरी नहीं मिलता है और कारोबार सिस्टम के लिए पैसा नहीं होता है, इस वजह से बस माल मोशी के साथ। नहीं, तो उस दिन के बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए। उस दिन हुआ क्या था जब ग्लेशियर फटा, वो ग्लोफ का फिनोमेना सारा आपको कैसे पता चला? आप कहीं करीब मौजूद थे और फिर ये खतरा आने वाला है गांव की तरफ, आपने कैसे लोगों को बताया? उस दिन कुछ पता नहीं चला। रात का 2:30 बजे एक ख़तरनाक आवाज़ आया। उस आवाज़ की वजह से हमने अंदर की तरफ देखा तो एक अंदर की तरफ से ख़तरनाक सा धुआएं और आग के शोले आते थे। तो फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि अंदर से वो झील था, वो झील फट गया। बस हम भाग गए। भागने के बाद हमारा जो एरिया था, झुंपड़ी था, माल मोशी था, वो सारे उस झील ने तबाह किया। फिर हमने कॉल किया घर में अबू को। घर में अबू था, अबू ने कॉल उठाया तो फिर कहा क्या हो गया बेटा का? तो मैंने कहा अबू अंदर से वो झील फट कर आए हैं, तो वो जो हमारे गाँव वाले लोग हैं उनको भगाना है कहा। तो अबू ने उन लोगों को साइड किया, फिर बस हम भी बच गए, गाँव वाले भी बच गए। अच्छा अंसार, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आप लोगों को बुलाया और मुलाकात की, तो उस वक्त जज्बात क्या थे, कैसा महसूस कर रहे थे आप लोग? ऐसे खुशी दुनिया में कभी भी नहीं हो गई थी। जब आज वज़ीर आज़म साहब के साथ हमारा मुलाकात हो गई और ऐसी मुलाकात हो गई, बहुत मज़ा आ गया दुनिया में। मेरा 27-28 साल हो गया। नहीं, आप डिजर्व करते हैं ये सारी एक्नॉलेजमेंट जो है, ये सारी आपको जो तारीफें मिल रही हैं, आप इनको सर्टेनली डिजर्व बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, वसीयत से मैं पूछना चाहूँगी, लोग आपको हीरो भी कह रहे हैं, माशाल्लाह, वैसे आप ही हैं भी हीरो। आप खुद को कैसे देखते हैं? या फिर वज़ीर आज़म से जब आपकी मुलाकात हुई तो आपको लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैंने ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया ये वाला काम करके, लोगों की जानें बचा के? वज़ीर आज़म साहब से जब हमारी मुलाकात हुई बहुत खुश हुए सर। ज़िंदगी में कभी ये सोच भी नहीं था कि हम मुल्क के वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। और हमें जो दिलासा दिया उसने एक वालिद की तरह हमें वो हौसला अफजाई किया कि आप परेशान ना हो, मैं आपके गांव में ही आ रहा हूँ, वहाँ जो भी मुश्किल है मैं सब आसान करूँगा। इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी और गाँव ज़बरदस्त हो गया। अच्छा वसीयत ये बताएगा कि अब चूँकि नॉर्मली हम देखते हैं इस तरह की सूरत हाल जब भी कहीं पे होती है तो लोग सबसे पहले अपनी जान बचाने को प्रेफर करते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो इंसानियत को बचाया, इतने सारे लोगों को बचाया। नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? वसीयत क्या करना चाहेंगे? वसीयत बस मैं ये मैसेज दे दूँगा, जो भी कौम की खिदमत होगी वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अगर जाना हो तो जान का भी नजराना पेश करें। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा अंसार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके पास कोई पैगाम जो देखने वाले हैं डेफिनेटली आपसे इंस्पिरेशन तो लेंगे कि जब जैसे हो सके, जहां हो सके, लोगों की मदद करनी चाहिए, और स्पेशली अगर जान बचाने का मामला हो तो उसमें तो पेश रहना चाहिए। आपका क्या पैगाम होगा? मेरे को देखकर माल मोशी नहीं चलाओ, ये मेरे लिए अल्लाह ने मुझे किस्मत दिया था। ऐसा माल मोशी की वजह से मुझे इधर तक पहुँचाया। हर एक को ऐसा नहीं है, माल मोशी नहीं, अपना जो काम है उस पर ध्यान से करो।
अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और थैंक यू सो मच। मैं पूरी कौम की तरफ से, उस गांव की तरफ से, उस एरिया की तरफ से, वहाँ के लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप तीनों का। ये जो आपको इनाम मिला है, ये आपकी खिदमत के, अगर हम उसमें बात करें, खिदमत के नतीजे में कुछ भी नहीं है, आपका जज्बा बहुत बड़ा है। अल्लाह करे आप इसी तरह से और भी अच्छे काम करते रहें। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, अगली जो हमारी मेहमान है ना, वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। वैसे तो उनका ताल्लुक दादू सिंध से है, लेकिन जो उनका कारनामा है माशाल्लाह से, वो बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के अंदर नहीं कर पाए हैं, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया है। और करके दिखाने के बाद पाकिस्तान का नाम जो है, हम कह सकते हैं कि रोशन कर दिया है। फरहा गुल राहूजू इनका नाम है। इन्होंने एक एजाज़ अपने नाम किया है। 2024 में आलमी नौजवान रहनुमा के तौर पर उन्हें तस्लीम किया गया था, और ये एजाज़ उन्हें चीन के शहर वुजन में मुनक़िदा आलमी इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के नौजवानों के साथ दिया गया था। लेकिन अब जो रिसेंटली उन्होंने एक्नॉलेजमेंट ली है पाकिस्तान के लिए, वो क्या है ना? वो ये है कि अनोखा एक चैट बोट उन्होंने तैयार किया है। GPT नामी ये अनोखा चैट बोट है, और शहरियों को रोजगार, खानदानी मनसूबाबंदी और महारत में इजाफे जैसे मसाइल पर रहनुमाई फराहम करने के लिए, यानी लोगों की जिंदगियों में कह सकते हैं कि मुस्बत तब्दीली लाने के लिए इनका जो काम है ये सामने आ रहा है। और नौजवानों को भी इसे सीखने की ज़रूरत है। नौजवानों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी की तालीम की तरफ राग़िब करने में ये एक संगे मील साबित भी हो रहा है। तो हमने सोचा फराह से ज़रा बात करते हैं, उनसे उनके एक तो जर्नी के बारे में पूछते हैं, और उनका इंटरेस्ट कहाँ से आ गया ये भी उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फराह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले फराह अपने बारे में बताइए। थोड़ा तो हमने बता दिया, लेकिन डेफिनेटली आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे। अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताइए, एंड देन ये जो अचीवमेंट है आपकी, पाक GPT, चैट GPT मुंह से निकलता है, पाक GPT, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा नाम तो आप लोगों ने बता दिया है। मैं दादू से बिलोंग करती हूँ, सिंध से, दादू सिंध से बिलोंग करती हूँ। और मेरा जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ था कि अगर शुरू से स्टार्ट करें तो हमारा रीजन, आप सब लोगों को पता है, रूरल एरियाज़ में अक्सर एक्सेस टू एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, और वहाँ पे द आइडिया ऑफ अ गर्ल स्टेपिंग इनटू लीडरशिप या टेक्नोलॉजी इज़ ऑफन मेट विद स्केप्टिसिज्म। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, तो उन्होंने मुझे शुरू से एजुकेशन भी बहुत अच्छी दी और हमेशा सपोर्ट भी किया जो भी डिसीजंस मैंने लाइफ में लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टार्ट ऐसे हुआ कि मेरी जो बैचलर्स थी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में थी, कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और उसमें 6th सेमेस्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स था। तो जब मैंने कोर्स पढ़ा और बाद में मैंने जब यूट्यूब पे रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ पोटेंशियल टू इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स ऑल टुगेदर। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट इसको यूज़ करें उन लोगों को जो हु हैव बीन ट्रेडिशनली लेफ्ट आउट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, जिनको आमतौर पे एक्सेस नहीं मिलती। अब पाक GPT का इस तरह तस्वर आया कि मैं, क्योंकि जब गाँव जाती थी तो मैं दो चीज़ें देखती थी। एक तो लोगों को जितने भी टूल्स हैं, दे डू नॉट सपोर्ट लोकल लैंग्वेजेस, और ऑब्वियसली हर किसी को इंग्लिश नहीं आती कि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। उर्दू भी नहीं आती, लिखना भी नहीं आता, ये बहुत ज़्यादा उर्दू भी नहीं आती। अगर आप पश्तो पंजाब में चले जाए, इंटीरियर पंजाब में, तो उनको पंजाबी आएगी, उनको मे भी उर्दू उस तरीके से ना आए। तो आप अपने चैट बोर्ड के थोड़े से फीचर्स के बारे में हमें बताएं कि वहाँ पर लोग अगर पढ़ लिख नहीं सकते या लिख नहीं सकते, तो वॉइस नोट का भी उसमें ऑप्शन है, आप वॉइस मेल के थ्रू? बिल्कुल, उसमें वॉइस नोट का भी बेसिकली देखें, दो मसले मैंने आपको बताया, एक लैंग्वेज का इशू, एक इंटरनेट का इशू। तो ये इन्हीं दो इशूज़ की वजह से डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है, जिसमें अर्बन रूरल डिवाइड भी फिर क्रिएट हो जाता है। इशू को किस तरह से सॉल्व करेगा? अच्छा, इसमें एक तो हमने जो एप्लीकेशन है उसमें प्री लोडेड डाटा है, दूसरा जो नंबर है वो टोल फ्री नंबर है, उसमें GSM सर्विसेज यूज़ हुई हुई हैं। तो इस तरीके से ये यूज़ होता है। लिमिटेड नहीं हो जाएगा फिर डेफिनेटली जो दूसरा? अच्छा, जो इंफॉर्मेशन है अभी वो लिमिटेड है, ऑब्वियसली उसमें मुझे गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी, डाटा कलेक्शन में, आइसोलेशन में कुछ भी नहीं हो सकता। अभी इंफॉर्मेशन उसमें वाकई में लिमिटेड है, क्योंकि हम प्री लोडेड डाटा को खुद मैन्युअली उसमें डाल रहे होते हैं ताकि वो लोगों के लिए अवेलेबल हो लो इंटरनेट पे या बिल्कुल भी इंटरनेट। किसी ने आपको अप्रोच किया इस सिलसिले में या कमर्शियली इसको करने का इरादा है आपका आगे जाके? ऑब्वियसली मैं खुद, आई डोंट नो मैं खुद कैसे करूं, लेकिन मुझे किसी ने अभी तक अप्रोच नहीं किया। आपने किसी को अप्रोच किया कि कोई आपके साथ आकर ताउन करे गवर्नमेंट सतह पर? नहीं, मुझे एक्चुअली इस तरीके से वेज बिल्कुल नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से मेरी काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ कोऑपरेशंस हैं, पार्टनरशिप्स हैं, बट देन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि गवर्नमेंट के साथ कैसे। अच्छा, चैलेंजेस क्या आए आपको यहाँ तक पहुँचने में? या जिस तरह आपने कहा कि फैमिली की तरफ से तो सारा पूरी सपोर्ट थी आपको स्टडीज़ में भी और आगे जाने में भी, चैलेंजेस क्या आए?
अच्छा, चैलेंजेस देखें ना, सबसे पहले जब मैं पाक जेपीटी को बना रही थी और जब मैंने वहाँ पे लॉन्च किया, पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में जाके लॉन्च किया कुछ एरियाज़ में, तो वहाँ पे ना लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। स्पेशली जब हमको आई वेंट डोर टू डोर टू इनकरेज फैमिलीज टू लेट देयर डॉटर्स यूज़ पाक जेपीटी और इसके पोटेंशियल एक्सप्लोर करें, तो लोगों को लग रहा था पता नहीं हम लोग क्या कर। फराह, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, आपका एक्सपेंस कितना आया अभी तक, और सपोर्ट आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं मिली, तो कहाँ से आप फंडिंग इसकी ले रही हैं? अच्छा, ये जितना भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है पाक जेपीटी, वो सारा सेल्फ मेड है और सारे जितने भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो भी हमने खुद ही किए हैं, पेरेंट्स और अपना जो हम लोग। कितना खर्चा है आपका? एक लैंग्वेज पे 6 to 8 लाख। अभी तक आपने कितनी इनकलकेट किए हैं लैंग्वेजेस? 5 कर चुकी हैं। और उसके और ये लिए 3 साल पुराना और ये पैसे आपके पास, आपने खुद से सेल्फ फंडिंग? 3 लोग हैं इसमें। फाउंडर है फराज हुसैन बुरड़ो, वो भी सिंध से हैं। एक और हैं, एक और लड़की हैं, वो बलोचिस्तान से हैं, और तीसरी मैं हूँ। अच्छा, जब आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप चाहते हैं फ्यूचर में आपको कुछ इन रिटर्न भी मिले, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न भी मिले। तो फिर आपका क्या प्लान है आगे, किस तरह से आप प्लान करिए कि आपको रिटर्न मिलेगा इसके ऊपर? अच्छा, एक तो मैं पाक जेपीटी को एक्सपेंड करना चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान में, और दूसरी लैंग्वेजेस भी इनकलकेट करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे अगेन डेफिनेटली गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी। मैं आइसोलेशन में पाकिस्तान में नहीं कर सकती। दूसरा, मैं इसको एक्सपेंड करना चाहती हूँ टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज फेसिंग सिमिलर चैलेंजेस, और उसके लिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहले से चाइना से सपोर्ट मिल रही है। उधर हम लोग पहले से ये वाला जो प्रोग्राम है वहाँ पे उनके लिए कस्टमाइज़ करके बना रहे हैं। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। अब मुझे जो लोग हमें देख रहे हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, लड़का लड़की जो अब चाहते हैं आगे एआई के अंदर कुछ करना, उनको क्या करना चाहिए, कौन से कोर्सेज करने चाहिए फ्यूचर के लिए, सो दैट उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर भी रहे, और फिर अपनी स्टोरी को भी इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा कोलैबोरेट करें, आपने क्या किया था और उसके बाद आप यहाँ तक पहुँची हैं? अच्छा, देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। काफ़ी लोगों को लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए कोडिंग चाहिए या आईटी में डिग्री होना ज़रूरी है या स्पेसिफिक आईक्यू होना ज़रूरी है, फिर ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखेंगे। ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ईजी कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख सकते हो। एक लवेबल वेबसाइट है, एआई की वेबसाइट है, जस्ट आप एक प्रॉम्प्ट देते हो, वो आपको फुल वेबसाइट बना के देती है, होस्टिंग और डोमेन कनेक्ट करके। अगर आप चैट जीपीटी, चैट बोर्ड्स बनाना चाहते हो कस्टमाइज किसी भी कंपनी के लिए, तो आप एक वेबसाइट है फ्लोवाइज और वेक्टर शिफ्ट के नाम से, उधर आप जाओ और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शंस होते हैं, आराम से आप यूँ चैटबॉट किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली लैंग्वेजेस और ऑफलाइन मॉड्यूल हमारी तरह नहीं होगा, बट देन यू कैन क्रिएट समथिंग। लेकिन कोई आपके नक्शे कदम पर चलना चाहता है, तो उसको फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, उसको स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि मेरा अभी तक जितना भी फोकस रहा है वो उन लोगों के लिए रहा है जो मार्जिनलाइज्ड हैं, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में, रूरल यूथ और वुमेन। उनको मैं यही कहूँगी कि अभी जैसे मैंने बताया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ईजी है। आप सब लोगों के हाथ में फ़ोन होता है, ठीक है, आप स्टार्ट करें। मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरा सिंपल एक कोर्स था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। डिग्री की ज़रूरत है इसके लिए? नहीं, मैंने अभी आपको वही बताया कि ये एक स्किल है जो कोई भी घर बैठे सीख सकता है अगर उनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है। और दूसरी बात ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने फ्यूचर में रेलिवेंट रहना है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, बट दोज ह्यूमंस हु नो हाउ टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस दोज हु डू नॉट। तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने आज या कल सीखनी, अदरवाइज यू विल बी ऑब्सोलीट, रिडंडेंट हो जाओगे आप बिल्कुल ही फील्ड से हर तरीके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेफिनेटली, और वक्त के साथ चलना जो है ना, ज़माने के साथ चलना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज ज़माना आप उड़कर चला जाता है। बहुत शुक्रिया फराह गुल हमारे साथ मौजूद है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इंशाल्लाह आपकी ऐसी ही और भी लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे अपने शो के अंदर, ताकि आप इंस्पिरेशन ले सकें। हम तो भाई इंस्पिरेशन लेते ही रहते हैं। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब, वो तमाम लोग जो प्लान कर रहे हैं कराची जाना या जो कराची जाने वाले हैं, और उनका ये प्लान है कि उनको बहुत सारी जगहों पर घूमने जाना है, जिनमें सबसे टॉप पर सबसे टॉप पर आपके यकीनन समंदर होगा। साहिल समंदर देखना है, समंदर अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए जनाब आप फिलहाल ये कोशिश करें कि अपने प्लान को थोड़ा मौखर करें। अच्छा, ठीक है। उसकी रीज़न जो है ना, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आप वहाँ पर जाएं तो ऐसा लगता है कि पानी में नहीं बल्कि गंदे नाले के अंदर आप कदम रखने लगे। अच्छा, वो तमाम लोग जो कराची से बाहर रहते हैं वो तो अपने इस ट्रिप को डिले कर सकते हैं, लेकिन कराची के अंदर रहने वाले जो है ना, उनके लिए तो वही तफरी है। उनके लिए तफरी भी वही है। उनको वहाँ पर जाना होता है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस और कोई मौजूद नहीं है समंदर के अलावा कहीं जाने के लिए।
लेकिन मसला ये है कि सफाई नहीं होती है एंड देन हम खुद इंडिविजुअली भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते हैं। यही पॉइंट है ना, वहाँ पर सफाई नहीं होती जिसकी वजह से स्मेल जो है वो, मैंने सुना है कि बहुत बड़े एरिया तक आपको एक गंदी सी स्मेल जो है वो पता लगेगी कि अब बारिशों की वजह से कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा, और जो हम गंद फेंकते रहते हैं समंदर के अंदर, समंदर ने वापस ला के ना साहिल समंदर पर जमा कर दिया। बतौर मुजमुई मेरे ख्याल से हमारी कौम का मसला है कि हम अपना कचरा साफ नहीं करते। इस सिचुएशन पर क्या किया जा रहा है या इस वक्त क्या है वहाँ पर, और जो जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, जेटीज हैं या फिर फिशरीज है, वहाँ पर क्या सिचुएशन है? साजिद आवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम साजिद ये बताइएगा, इस वक्त फिशरीज पे मौजूद हैं, हम आपके बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं कि ये जो कचरे का ढेर है, अल्लाह ना करे ये वाले मनाजिर हमें किसी और शहर में देखने में मिले। बताइएगा क्या सूरत हाल है? कराची में भी नहीं, अल्लाह करे कि किसी भी शहर में ना देखने में मिले। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी देखिए, कराची को खूबसूरत समंदर से अल्लाह पाक ने नवाजा है, लेकिन इस समंदर की हिफाजत करने में जहां इदारे जो है वो संजीदा नज़र नहीं आते, वहीं पर शहरी जो है वो भी संजीदा नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त मैं फिशरीज़ की जेटी पर मौजूद हूँ और मेरे कैमरा पर्सन इस वक्त दिखाएंगे सबूर के कचरे का ढेर जो है वो इस वक्त जेटी पर मौजूद है। बोट्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये वो बोट्स हैं जो कि शिकार के लिए जाती हैं फिशरी खुले समंदर में, और वहाँ से शिकार करके फिशरीज जब आती हैं तो यहाँ पर उस मछली को जो है वो किनारे लगाया जाता है। तो यहाँ पर सूरत हाल आप देख लेंगे, कचरा जो है वो पानी में तैरता वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, और ये कई टन कचरा जो है वो इस वक्त पानी में मौजूद है। जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से दावा किया गया है कि अब तक कराची शहर में जो समंदर से 150 टन कचरा जो है वो निकाला जा चुका है, और मज़ीद कचरा जो है वो इस वक्त समंदर में मौजूद है, जिसे निकालने के लिए पूरा महीना जो है वो काम किया जाएगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पूरा महीना काम करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी दो वजूहात जो है वो बहुत अहम हैं, जो कि नाले हैं जो कि कराची से पानी को समंदर बुर्द करते हैं, उन नालों पे कोई ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो नहीं लगे हुए जिसे ट्रीट करके पानी को जो है वो समंदर बुर्द किया जाए। इसकी वजह से जो कचरा है वो तमाम का तमाम शहर का जो कचरा है वो समंदर बुर्द हो जाता है और समंदर में एक आलूदगी फैल जाती है। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि कचरा जो है वो बहुत बड़ी तादाद में कराची की तफरीगा सीवीओ इंडस्ट्रियल वेस्ट भी तो जा रहा होता है हमारे समंदर के अंदर। ठीक है, इंडिविजुअली आम लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे होते, कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन जो एक बड़े लेवल पर हो रहा है, कम से कम गवर्नमेंट उनको तो रुकवा सकती है। वो उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने कोई काम किया है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट ना जाए समंदर के अंदर? जी देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट के हवाले से जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से कई बार जो है वो जो सनतकार हैं उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने ट्रीटमेंट लगाने का वादा भी किया था, लेकिन कई साल गुजर चुके, ट्रीटमेंट का जो वादा है वो अब तक पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ का फुजला है वो अंदर की जानिब आता है और वो दो दरिया और साहिल की तरफ जो है उसके असरात जो है हमें नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आबी हयात को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वहाँ पर जो रिहायशी अफराद हैं वो भी ताफुन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो इस हवाले से कई मुआहदे हो चुके हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो अब तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा और सिर्फ बातचीत की हद तक महदूद है सब कुछ। बहुत शुक्रिया, साजिद आवान हमारे साथ मौजूद थे। हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपके सामने रखा है। कराची वाले तो जानते हैं, लेकिन कराची के अलावा जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं, उनको कराची की ये सिचुएशन हमने दिखानी थी, या फिर जो कंसर्न हल्के उनको दिखानी थी। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है हमारे माहौल को, लोगों की सेहत को, और इसके लॉन्ग टर्म अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें वो क्या क्या हो सकते हैं। हमारे साथ माहिर बहरी उमूर और माहिर माहौलियात सुंदस सुहेल साहिबा मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सुंदस, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, कराची के साहिल पर या समंदर के अंदर जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं, जो कि नई है डेफिनेटली, ये सालों से बल्कि दिहाइयों से हम देखते आ रहे हैं, इसने अभी तक नुकसान कितना पहुँचाया है? जी आयशा, थैंक यू सो मच। आयशा, आप जैसे आपने जिक्र किया कि जो साहिल है वो तफरीह की जगह होती है, लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि वो एक पूरा डंपिंग ग्राउंड बन चुका है और इसके कई नुकसान आते हैं। आप ये देखें कि अगर आप साहिल पे जाएं तो आपको हर तरह का कचरा वहाँ पे मौजूद नजर आएगा, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इवन मेडिकल वेस्ट है, जो कि आपको इंजरीज कॉज कर सकता है, यानी इंजेक्शंस भी आपको वहाँ पड़े नजर आएंगे। ये मैं मेन सिटी साहिल की बात कर रही हूँ, जिसको हम सीवियो या क्लिफ्टन कहते हैं। तो इसके
सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पे लोग जाते हैं और कचरा करते हैं, उसके अलावा भी जैसे आप देखें कि इस साल जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से, क्योंकि हमारे सारे जो नाले हैं वो क्लॉग्ड हैं, उन ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, वो सारा कचरा जो है साहिल की तरफ आया है और उस पे जब ये आपकी हाई टाइड लगती है तो कचरा वापस जो है आपके साहिल पे आता है, समंदर फेंक देता है उसको बाहर। तो सारी सिचुएशन ऐसी है, इससे नुकसान सिर्फ शहरियों को नहीं है बल्कि मरीन लाइफ भी बहुत हद तक मुतासिर होती है। अगर आप जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये जो टर्टल्स हैं, आपको टर्टल्स मरे हुए वहां पे नजर आएंगे। और अभी ये पिछले साल की बात है कि यहाँ पे टर्टल्स आए और उन्होंने जो है एग्स लेने की और वो वापस चले गए। तो आप ये सोचें कि कचरा इस हद तक मौजूद है कि यहाँ पे मरीन लाइफ भी एग्जिस्ट करना नहीं चाहती। एग्जैक्टली। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे लगता है माहौल को अच्छा बनाने के लिए, माहौल को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसको किस तरह से लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जा सकती है, या लोगों को पता है लेकिन फिर भी जो एक आदत बनी हुई, एक पैटर्न हमने अपनी लाइफ का बनाया हुआ है, उसी के ऊपर हम चलते जा रहे हैं और हमें कोई परवाह नहीं होती कि घर तो हम साफ रखते हैं लेकिन मुल्क को गंदा करें? अच्छा, अवेयरनेस थोड़ी बहुत मौजूद है, ऐसा नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, लेकिन फिर भी जो है एक ओशन अवेयरनेस भी कहलाती है, या अगर आप समंदर पे जाते हैं उस हवाले से भी लोगों को जो है आगाही की बहुत ज़रूरत है। अभी भी नहीं पता उन्हें कि जो कचरा है ये सारा जो समंदर में जाता है वो किस तरह से आपकी मरीन लाइफ को अफेक्ट करता है। यानी लोगों को ये बेसिक नॉलेज, मुझे इस बात से शदीद एतराज़ है क्योंकि लोग बहुत सियाने होते हैं, उनको अपनी सारी चीज़ें पता होती हैं, उनको अपने घर को साफ रखना भी पता होता है। वो जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं वहाँ के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। आप दुबई चले जाएं या किसी और मुल्क चले जाएं, वहां पर यही लोग जो हैं आपको नजर आएंगे, रूल्स फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन जब अपने मुल्क की बात आती है तो आप बिल्कुल ऐसे इजी हो जाते हैं और समझते हैं कि आप कहीं पर जो है फेंक दें। तो यहाँ पर मुझे लगता है रियासत जो है उसका काम है कि आपने इम्प्लीमेंट करवाना है, और इम्प्लीमेंट इस तरह से करवाना है कि अगर कोई रूल फॉलो नहीं करा तो उसको सजा भी हो, ऐसा उसको जुर्माना हो जिससे उसको पता चले कि नेक्स्ट टाइम उसने ये नहीं करना। यहाँ पर आपको कमी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू कि देखें अवेयरनेस एक हद तक है और फिर रेगुलेशंस दूसरी तरफ से आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इस तरह की चीज़ों पे फाइन लगाना शुरू करे। कचरे जो फेंकते हैं लोग समंदर पे या कहीं भी शहर में, वो एंड अप आखिरकार को जो है साहिल पे ही होता है और इतनी गंदगी जो है आपको नजर आती है इसकी वजह से। तो लोगों की अवेयरनेस के साथ साथ गवर्नमेंट की जो है स्ट्रिक्ट जो रेगुलेशंस हैं वो होनी चाहिए, फाइन्स होने चाहिए लोगों पे। और यही लोग, जैसे आपने जिक्र किया कि दूसरे मुल्कों में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है, वो वही रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं, और जब यहाँ पे पाकिस्तान में लोग आप देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इजाजत दी हुई है कि आप जो है कचरा बड़ी आसानी से डर खौफ नहीं है ना, क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंसेस उनको नहीं भुगतने होते। अच्छा, क्योंकि सुंदर साहब बात करी थी टर्टल्स की एंड समुद्री हयात की, कि अब वो भी इतने गंद के अंदर यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं, उन्होंने एग्स भी ले नहीं किया जिसका आप जिक्र भी कर रही थी। अगर ये लॉन्ग टर्म होता रहे और समुद्री हयात जो हैं वो इस तरफ ना आए पाकिस्तान की तरफ या इस समंदर की तरफ, इसके नुकसानात क्या होंगे हमारे माहौल को? ये तो आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन देख सकते हैं कि आप कहीं भी चले जाएं जो फिशिंग विलेजेस हैं और उनसे बात करें तो आपको अंदाजा होगा कि मछली अब मौजूद ही नहीं है पानी में। पहले उनको सिर्फ 10 या 15 मिनट की बोट राइड पे जाना होता था और वो मछली पकड़ के आ जाते थे। अब वो पता नहीं कितनी कितनी जो है दूर जाते हैं, एक एक दो दिन का सफर करके, और तब भी वो मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि कचरा पानी में मौजूद है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जा रहा है, वो आपका जो है प्लास्टिक वेस्ट भी जा रहा है, जो कि कॉरल्स हैं जो मरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। 25% आपकी मरीन लाइफ कॉरल्स पे डिपेंडेंट है, वो खराब हो चुके हैं, वो चोक हो चुके हैं। उस पे आपको गोस्ट नेट्स नजर आएंगे, उसकी जो है ब्लीचिंग हो चुकी है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जो जाता है पानी में, ये भी पानी का टेम्परेचर जो है वो मुतासिर कर रहा होता है। दूसरा जो टर्टल्स पानी में मौजूद हैं, जो ये प्लास्टिक शॉपर्स जी आप जो ये प्लास्टिक शॉपर्स उनको नजर आते हैं, वो समझते हैं ये जेली फिश है और वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं और उनके जो है वो लंग्स पे चिपक जाता है और फिर वो इस तरह से जो है मर जाए। तो सुंदर से ये बताएगा, एक तो प्लास्टिक की आपने बात की, ये तो वैसे ही एनवायरनमेंट के लिए, चाहे वो साहिल समंदर हो या कोई भी जगह हो, प्लास्टिक तो वैसे ही कहा जाता है कि ये जहर है इंसानियत के लिए और दीगर जो स्पेशीज़ हैं या समुद्री आबी हयात है उनके लिए भी। दीगर कौन से ममालिक हैं, अगर हमें कोई एग्जांपल मिलती है दुनिया में जिन्होंने एनवायरनमेंट के इशूज़ को सॉर्ट किया है या करने की कोशिश की है पाकिस्तान, ताकि उनके पैटर्न पे चल के कुछ बेहतरी ला सके?
जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने जो है अपनी रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग की हैं, जिसमें जापान की एग्जांपल है कि अगर आप देखें तो उन्होंने कोस्टल क्लीन अप टेक्नोलॉजीज लगाई हैं। टोक्यो बे जो कि वंस हाईली पॉल्यूटेड था और वो इतना साफ सुथरा जो है आपको नजर आता है, अगर आप ये सिर्फ जाके इसकी पिक्चर्स ही देख लें तो आपको आइडिया होगा कि उनकी एफर्ट्स कितनी कामयाब हैं। फिर कीनिया है जो 2017 में उसने जो है वर्ल्ड टफेस्ट बैन लगाया था सिंगल यूज प्लास्टिक पे, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन जो है मिसिंग है। अगेन इंडोनेशिया की एग्जांपल है, नेशनल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप है। यूरोपियन यूनियन की बहुत बड़ी एग्जांपल है कि उसने किस तरह सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया। और ऑस्ट्रेलिया में तो बाकायदा एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिसको क्लीन अप ऑस्ट्रेलिया डे कहते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि मिल के जो है इस तरह की पॉलिसीज को और खासकर इम्प्लीमेंटेशन पे गवर्नमेंट काम करे ताकि लोग उसको अडॉप्ट कर सकें। और सुंदर से हमारा जो दीन है वो कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो हम दूसरे मुल्कों के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह से वो सफाई सुथराई का इंतजाम करके रखते हैं और ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। लेट्स होप हम दुआ कर सकते हैं और अपनी आवाज़ उठा सकते हैं कि इसको साफ किया जाना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं, आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंडिविजुअल का रोल है, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जनाब। सब कुछ आप सिर्फ गवर्नमेंट्स के ऊपर नहीं डाल सकते और बुरी जिम्मा नहीं हो सकते हैं। जब आप गवर्नमेंट सफाई करिए और वहीं पर आप गन फेंक कर चले जाएंगे तो कौन फिर एग्जैक्टली। ये तो हम कराची की बात करें ना, कराची के साहिल की बात करें, हम ट्रेल्स में चले जाते हैं, यहाँ इस्लामाबाद में रहकर भी यहाँ ट्रेल्स में लोग कचरा फेंक के आ जाते हैं, जो खाने पीने के लिए लेके जाते हैं वेस्टेज वापस साथ नहीं लेके आते। तो बतौर मजमूई हमारी कौम के अंदर ये जो है ना वो मसला बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सुंदर, थैंक यू सो मच हमें अपडेट करने के लिए। बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया क्या करना चाहिए और कौन कौन सी मिसालें दुनिया भर में है वो भी हमारे सामने रखी है। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक जो अगला सेगमेंट है हमारा उसके बारे में थोड़ा सा टीजर दे जाऊं, आपकी इजाजत है? मैं आपसे सवाल ना पूछ लूं? चलें पूछें। खाना पर आसान सा सवाल। कुकिंग आती है आपको? आती है, थोड़ी बहुत आती है। गरम मसाला पसंद है आपको या क्या? हाँ, गरम मसाले जिन खानों में इस्तेमाल होते हैं। गरम मसाले के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन से मसाले को मिक्स करके मसाला? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। एक तो होता है लौंग। ओके, हाउ लॉन्ग? दिस लॉन्ग। एक तो लौंग होता है, दूसरा दालचीनी, बड़ी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और क्या होता है? काली मिर्च, लौंग। अच्छा, ये इनको पूरा नहीं पता है। जिनको पता है हमने उनको यहाँ पर बुला लिया। हम सिर्फ उनसे अज्जा के बारे में नहीं पूछेंगे बल्कि उनकी अफादियत के बारे में पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक टीजर देकर गए थे कि वापस आके हम कुछ बात करेंगे गरम मसालों के बारे में और गरम मसाले के अंदर कौन कौन से मसाले मौजूद होते हैं जिनसे मिलकर वो बनता है। आपको पता होता है गरम मसालों का? अच्छा हाँ, इतनी भी मैं वो नहीं, मुझे पता होता है कौन कौन से, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ये पता है कि लोगों को गरम मसाला बहुत पसंद होता है। लाइक अगर मैं अपने अब्बू की बात करूँ, उनको इतना पसंद है कि मैं समटाइम्स उनको कहती हूँ अब्बू जी आप तो ना चाय के अंदर भी गरम मसाला डालकर खानों में आयशा वाकई फ्लेवर नहीं आता अगर गरम मसाला ना हो। आप आलू गोश्त बना सकती हैं गरम मसाले के बगैर? अब बना सकते हैं, बनाने को तो नमक के बगैर भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके फवाइद क्या क्या हैं और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। हमारे साथ हकीम आगा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह। हमें ज़रा बताइए गरम मसाले के बारे में, इसकी अफादियत के बारे में, और इसके अंदर बेसिकली कितने अज्जा होते हैं, कितने मसालों से मिलकर ये गरम मसाला बनता है? आमतौर पर रिवायतों के साथ है कहीं 6 कहीं 7। ठीक है। इब्तदाई तौर पर जो बहुत मशहूर चीज़ है गरम मसाले की वो है बड़ी इलायची, ओके, दालचीनी, सिनेमन, काली मिर्च। अच्छा, अब अगर इसके एडवांस स्टेज पर जाएं तो फिर उसमें जायफल और जावित्री भी ऐड हो जाती है। ठीक है। जीरे की 2 किस्में हैं, एक काला जीरा है वो गरम मसाले में शामिल आमतौर पर लोग करते हैं। ठीक है। सफ़ेद जीरा जो है वो आम खानों में इस्तेमाल होता है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें कि हम इसको ओवरऑल पहले बात करें हर मसाले, गरम मसाले के बारे में, जिसको हम आम तौर पर गरम मसाला कहते हैं, मैं नहीं कहता। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ सेहत मसाला। अच्छा, आप कहते हैं कि इसको ज्यादा इज्जत देनी चाहिए, कितने फायदे हैं? बहुत फायदे। अच्छा, ओके। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो रिसर्च पर बिलीव करते हैं, रिवायतों पर नहीं। मैं रिवायतों का बिलीवर हूँ। अच्छा, रिसर्च का नहीं करते? ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा,
उसकी वजह है वो कभी ज़िंदगी रही तो आपसे तफसील से बात करेंगे। चलें, अब अगर हम 3 मसालों की आज डिस्कस करें, वैसे तो गरम मसाले आपने कहा 6 हैं या 7 हैं, लौंग से शुरू करते हैं। लौंग के ज़रा फ़ायदे थोड़े से बता दें। सबसे पहली जो लौंग की खूबी है वो है पेन किलर है। कैसे ही दांत का दर्द हो रहा हो, आप वो लौंग का पाउडर लेके उस दांत में लगा लीजिए, दर्द दूर कर देगा। नंबर 2 एंटी स्पाज्मोलाइटिक है। जो मरोड़ की कैफियत हो रही होती है, गैसेस की मूवमेंट होती है, गैस्ट्राइटिस होती है, उसको लौंग बिल्कुल ठीक कर सकती है। अच्छा। और तीसरी ये एंटी टॉक्सिन है और एंटी ऑक्सीडेंट। अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वैसे ना दालचीनी के लिए हूँ। दालचीनी के बारे में, सिनेमन के बारे में बताइए, इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं? सिनेमन की बुनियादी तौर पर 2 किस्में हैं। पहली दालचीनी की किस्म जो है वो आम तौर पर सिंगापुर और मलेशिया और इंडोनेशिया से आती है। ठीक है। ये बहुत बारीक होती है, रोल की भी होती है और बड़ी खूबसूरत लगती है। इसी तरह एक श्रीलंका की आती है जो थोड़ी सी मोटी होती है। हमारे यहाँ आम तौर पर श्रीलंका की ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है। दालचीनी का बुनियादी मकसद जो है वो खुशबू पैदा करना है। खाने के दरमियान ऐसी दवा जा रही है दालचीनी डालने के वजह से कि जो आपके गैस्ट्रिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगी। यानी कि दालचीनी को हम दवा भी कह सकते हैं। ये दवा है, ये दवा है, दवा ही है, दवा ही। लेकिन हम तो इसको देखते हैं, हमें वो सिनेमन रोल्स मुझे याद आ रहे हैं, सिनेमन स्टिक को देख के ना, वो बहुत ही मजे के डिफरेंट तरह के डिजर्ट्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब है कि हम इसको वैसे भी इंजॉय कर रहे हैं एंड देन इसकी हम दवाई के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी जनाब जो तिब्बी सलाहियतें हैं उस पर अगर हम बात करें तो आपसे अर्ज करूं कि अब तकरीबन 2.5 साल तक बच्चे को अगर पेट का कोई मसला हो तो अमेरिका में सिवाय खिचड़ी के कोई और दवा नहीं देते। अच्छा, और खिचड़ी तो हम कब से खाते आ रहे हैं? ये तो ये हमारी वाली खिचड़ी होती है या उनकी कोई और? हमारी खिचड़ी होती है। अच्छा। और मैं आपसे अर्ज करूं, फिर मैं रिवायत की अगर बात करूं तो ये खिचड़ी की तारीख 5000 साल पुरानी है। उन्होंने तो अभी जन्म लिया है, 200 साल हुए हैं। तारीख 5000 साल की है। मैं इसीलिए कहता हूँ रिसर्च एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन रिवायत जो है वो हमेशा हर इलाके की रिवायत वहाँ की नस्लों के तजुर्बे के बाद डेवलप होती है। अब रिवायत भी तो देखिए ना, कहीं रिसर्च से ही बनी थी ना, कि किसी ने खाई, उसको फायदा हुआ तो उसने खिलानी शुरू कर दी अपने बच्चों और खुद। यानी हम जब पोठवार की बात करते हैं तो पोठवार की एक मखसूस दवा है और उस दवा का नाम है हींग। अच्छा, आप यहाँ पर किसी भी नानी दादी पुराने ज़माने की ख़वातीन से पूछ लीजिए, वो अपने खानों में सब्जियों में वो डेफिनेटली हींग डालते। अच्छा, मैंने इंडियंस को देखा है कई रेसिपीज में वो हींग का इस्तेमाल इंडियन ज़्यादा कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में नहीं, इतना कॉमन नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ पोठवार में है। अच्छा, पोठवार की रिवायतों में है। इंडिया में तो उसमें मुख्तलिफ एरियाज हैं जहाँ जहाँ है। मैं फिर वही बात करूँ कि रिसर्च जो है वो सदियों की होती है और नस्लन बाद नस्लन चलती है। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है दालचीनी का, दालचीनी में खुशबू अपनी जगह पर, लेकिन जो सबसे बड़ी सलाहियत है वो उसके मैदे में एंजाइम्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ओके। अगर फर्ज करें कि किसी को बदहज़मी हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, सीने में गैस महसूस हो रही है, वो गैस जो है वो दिल पर जा रही है और वो शख्स शरीर घबराया हुआ है कि उसे दिल का दौरा ना पड़ गया हो, आप यकीन कीजिए कि सिर्फ आप दालचीनी की चाय पिला रहे हो उसे। अच्छा, मुझे अपना बचपन याद आ गया, अम्मी मसाले बना रही होती थी तो हम तो स्टिक उठा के ना ऐसे भी खाना शुरू कर देते थे। बहुत मजे की। अच्छा, वक्त मेरे पास कम है तो हम ये कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी से ना और 2-4 मसालों को डिस्कस कर ले। बड़ी इलायची के बारे में जरा बताइएगा, उसके फायदे क्या है? बड़ी इलायची कार्डमम, आपको नस्लों को याद होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो वो एक लाल रंग का डाइजेस्टिव मिक्सचर होता था, वो लाजमी मिलता था और उसको पीने से पेट के अमराज बिल्कुल ठीक हो जाते थे। उसका जो सबसे बड़ा जोश था वो टिंचर कार्डगो था, टिंचर कार्डमम कंपाउंड था। इसलिए कि कार्डमम जो है वो बड़ी इलायची होती है। कार्डमम की तो अब चाय भी आ गई ना, कार्डमम टी बड़ी फेमस हो गई आजकल। बात यह है कि ये कार्डमम टी एवे नहीं आई। कार्डमम टी के पीछे पूरी की पूरी तारीख है कि इस
कार्डमम को हम इस्तेमाल अगर करेंगे तो हमारे जो गैस्ट्रिक एंजाइम जब प्रोड्यूस करेंगे, जब गैस्ट्रिक एंजाइम प्रोड्यूस होंगे तो ऑटोमेटिकली एसिडिटी कम होगी, हमारे हजम का निज़ाम बेहतर होगा, गैस्ट्राइटिस खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, हमारी गट हेल्थ बेहतर हो जाएगी। और गट हेल्थ के बारे में अभी लोग माने न माने बहुत जल्द मानेंगे कि जब तक गट हेल्थ बेहतर नहीं होगी एक औरत अपने जिस्म को बेहतर नहीं कर सकती। अच्छा, गट हेल्थ फिटनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों है? देखिए, दो चीजें। सबसे पहली बात तो ये कि ये बात तय कर लीजिए कि जो शख्स लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, जिसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा, उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है, उसका बेनिफिट ये है कि वो हमेशा दुबला रहेगा, कभी मोटा नहीं होगा। हम लोग 46 डाइट प्लान मुझे याद हैं कि सब में ये लिखा हुआ है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये इतना खाओ, ये इतना खाओ। आप यकीन कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, आप गट हेल्थ बेहतर कर दीजिए, वेट कम हो जाएगा। लेकिन मुसीबत ये है कि गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए कोई इस तरफ नहीं आता। गरम बात ही नहीं होती, नहीं करते। गरम उसूल की बात करेंगे तो गट हेल्थ बेहतर करनी पड़ेगी। और जो जिसको हम गरम मसाला कह रहे हैं, ये तमाम अज्जा को अलग अलग अगर हम डिस्कस करेंगे तब भी हम ये बात तय कर लेंगे कि ये हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने के लिए एक दुनिया की बेहतरीन लेवल। क्विक फिक्स नहीं है ना। अच्छा, ये है, हम क्विक फिक्स चाह रहे होते हैं कि जल्दी से हो जाए जो कुछ भी। एग्जैक्टली। गरम मसाला वैसे नॉर्मली किन इलाकों में या किन ममालिक में, किस रीजन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है? ये एशिया में ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है? इब्तिदा में तो ये बरे सगीर में इस्तेमाल होता था। अब ये बरे सगीर में शायद तादाद के लिहाज से ज़्यादा यहाँ की तादाद की वजह से हो, वरना बेनिफिट्स के जो लोग समझ करके इस्तेमाल करते हैं वो यूरोप में। अच्छा, कि अब दालचीनी जो है वो सबसे ज़्यादा यूरोप में इस्तेमाल होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो इल्म जितना उनको मिलता जा रहा है वैसे वैसे वो इस तरह। अब ये देखिए ना, वो फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। जिन चीज़ों को हम कुछ समझते ही नहीं है, वो जब उन तक पहुँचती हैं तो वो बताते हैं कि भाई इसका तो ये भी फ़ायदा है, ये भी फ़ायदा है, ये भी फ़ायदा है, और हमारे बच्चे उनसे सुन के आके हमें बता रहे होते हैं। खैर, हमें सफ़ेद ज़ीरे के बारे में बताइए, क्योंकि लास्ट हमारे 2 मिनट्स है, उसके अंदर हम इसको। सफ़ेद ज़ीरा बुनियादी तौर पर, फिर मैं वही कहूँगा, एंटी टॉक्सिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, और हमारे मैदे में जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन को बेहतर करता है। और कोई शख्स सफ़ेद ज़ीरे को 3 हवालों से मैं अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले कि सफ़ेद ज़ीरा अगर दही में मिला के खा ले, अच्छा, तो उसको गैस्ट्राइटिस और लूज मोशन ठीक हो जाएंगे। अच्छा। अगर सफ़ेद ज़ीरा सौंफ में मिला के पानी में बॉईल करके रोज़ाना सुबह पानी पीना शुरू कर दे, तो वो उसकी गट हेल्थ बेहतर होगी, उसका वज़न कम हो जाएगा, उसका फैट्स कम हो जाएगा। और सफ़ेद ज़ीरे को भून कर अगर पाउडर बना लें और हर खाना खाने के बाद आधा चम्मच खा लें तो पेट में भारीपन का इम्कान भी ख़त्म हो जाएगा। अगर इस सफ़ेद ज़ीरे के पाउडर में 1/10 यानी अगर 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा है, इसमें 10 ग्राम काला नमक मिला लें तो फिर उसके पेट के निज़ाम को बेहतरीन कहने में कभी भी काम। मेरे ख्याल से अगर ये सारी चीज़ें हम अपनी डाइट में शामिल कर लें ना रोज़ाना की रूटीन में, डॉक्टर्स तो जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अच्छा, ऑलरेडी हमारी डाइट में वैसे होती है, क्योंकि गरम मसाला तकरीबन हर तरह के खाने में डल रहा होता है, लेकिन हमारे खाने थोड़े ज़रा मुख्तलिफ हो गए हैं, जो हम बड़ा सिंपल कर लेते हैं और उसके अंदर हम ये चीज़ें शामिल नहीं करते। वाली जी, बहुत शुक्रिया। एक जुमला जी प्लीज। वालिद साहब जो है गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं, वो खाना जब पक जाता है उसके ऊपर जो गरम मसाला छिड़कते हैं, वो गरम मसाला उनके हजम के निज़ाम को बेहतर करता है। उनके हजम का निज़ाम जब बेहतर होगा तो उनकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर होगी। ओवरऑल हेल्थ, वो इतने फिट है माशाल्लाह, वो हमसे ज़्यादा आज भी वॉक कर सकते हैं और हमारे साथ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी चल रही है। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आगा अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें बताया कि कौन कौन से मसाले जो हैं वो अच्छे हैं गरम मसाले के अंदर। हमने 3 आज मसालों की बात किया, लेकिन हमने आगे और भी बात करनी है और उसके अंदर हम बात करेंगे काली मिर्च, जायफल, जवित्री और कौन कौन से मसाले ऐसे हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, जिसके अंदर लौंग भी शामिल हैं। वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आगा हकीम आगा अब्दुल गफ्फार साहब के साथ बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप एक ब्रेक की तरफ जाइए, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ मज़ीद दीगर अहम सेगमेंट्स पे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर अपनी कोह पैमाई की वजह से शानदार रवायत के साथ उभर रहा है और चित्राल की हसीन वादियों में वाक़ हिंदूकश पहाड़ी सिलसिले की 7,708 मीटर की सबसे बुलंद चोटी है त्रिचमीर, जिसे सर करना दुनिया के बड़े कारनामों में शुमार किया जाता है। आपको पता है कि इसको सर करना एक बहुत ही एक तो ये कहा जाता है कि बहुत दुश्वार गुजार भी है। तो इंटरनेशनल जो कोह पैमा वो भी पाकिस्तान में आते हैं, उसको सर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कारनामा
कारनामा पाकिस्तानी भी अंजाम देते हैं, और इसी पर हमने आपकी मुलाकात भी करवानी है एक ऐसे मेहमान से जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम देकर वहाँ पर पाकिस्तान का परचम लहराया है। सिर्फ एक मेहमान नहीं, हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त आबिद बेग मौजूद हैं जो कि इस एडिशन टीम का हिस्सा थे, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। आबिद, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस उमर अरशद खान साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करेंगे। उमर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आबिद साहब, आपकी इजाज़त से मैं उमर साहब से स्टार्ट करना चाहूँगी। उमर साहब, इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये एक नया सिलसिला अब शुरू किया गया है। कुछ रोज़ पहले हमने देखा कि वो एक ट्रैकिंग टीम भी थी ख़वातीन की, उनको भी हमने मदऊ किया था अपने प्रोग्राम में और इसके ऊपर बात की थी, और अब हमारे साथ ये कोहपैमा भी मौजूद है। ये सिलसिला शुरू क्यों किया गया है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। Thank you so much for having me. So basically the idea was this, we were celebrating 2025 as the year of Tirshmir. In 1950, 1950 में पहली दफा तिरश्मीर को ये एजाज हासिल है in the mountaineering कि it was the very first peak above 7,000 which has been conquered by any human by that time. आपका जो एवरेस्ट है वो भी लेटर ऑन सर हुआ, K2 भी उसके बाद लेटर ऑन सर हुआ। तो दुनिया की तारीख में तिरश्मीर को ये एजाज हासिल है, इट इज़ द वेरी फर्स्ट माउंटेन जिसको सर किया गया। तो हम इसकी 75 साल की सेलिब्रेशंस मना रहे थे, एंड वी हैव डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ तिरश्मीर। सो बेसिकली द आइडिया वाज फ्लोटेड लाइक दिस कि तिरश्मीर हैज नॉट येट बीन कॉन्क्वर्ड बाय पाकिस्तानी, मतलब दुनिया में काफी ममालिक ने, मतलब द वेरी फर्स्ट एक्सपीडिशन वाज बाय नॉर्वेजियन एंड ब्रिटिश एक्सपीडिशन, लेटर ऑन जापानीज, चाइनीज, ईरानियन एक्सपीडिशंस हैव कॉन्कर्ड दिस माउंटेन, लेकिन एज ऑफ येट पाकिस्तानी किसी ने इसको सर नहीं किया था। तो आइडिया वाज दिस दैट वी शुड इंट्रोड्यूस दिस आइडिया कि हम बेस कैंप ट्रैक लेके जाते हैं। हमने 2 मेल बेस कैंप ट्रैक 20 ईच पार्टिसिपेंट्स लेके गए, देन फीमेल ट्रैक, एक्सक्लूसिव फीमेल ट्रैकर्स हमने पूरे पाकिस्तान से ली हैं, जिसमें मतलब नियरली मोर देन 100 फीमेल ट्रैकर्स ने अप्लाई किया और 20 फाइनल सेलेक्ट हुई हैं। तो दे हैव डन दिस बेस कैंप ट्रैकिंग एंड फाइनली बहुत अच्छा है उमर साहब, और बड़ा जरूरी भी था कि एक चोटी जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसको किसी पाकिस्तानी ने ही सर नहीं किया, तो डेफिनेटली ये पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए था। थोड़ा सा जरा ये बता दीजिए कि किस तरह से सेलेक्ट किया गया, तमाम जितने भी कोहपैमा या जितने भी ट्रैकर्स सेलेक्ट किए गए थे उनको किस तरह से सेलेक्ट किया गया था? उन्होंने खुद से अप्रोच किया था या फिर केपी गवर्नमेंट जो है उसकी जानिब से खुद से इस सिलसिले में कदम उठाया गया था? देन विल टॉक टू आबिद अबाउट हिज एक्सपीडिशन। ओके, दिस इज माय आइडिया कि हम ट्रैकर्स होंगे और प्रॉपर एक्सपीडिशन होगा। सो व्हाट वी हैव डन कि हमने गूगल फॉर्म जनरेट किया, उसे ऑनलाइन हमने अपने जो फोरम्स थे उस पे दिया, अखबारों में इश्तिहार दिया, एंड वी टोल्ड एवरीवन कि मतलब हमने डिफरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाए बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जॉब। तो हमने ट्रैकर्स के लिए ये था कि दे शुड बी फिजिकली फिट एंड दे हैव बीन रेगुलरली ट्रैकिंग। फिर इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, ये जो एंटायर कम्युनिटी है, हमने इन सबको अप्रोच किया कि द पीपल हु हैव द मोस्ट लाइक्स, हु हैव द मोस्ट रीचेस, मतलब दे शुड बी एबल टू अप्लाई फॉर इट एंड दे शुड बी एबल टू promote the basic purpose was this, that people who have come for the trekking or the expedition, they should be able to ultimately promote it. तो हमने एक गूगल फॉर्म जनरेट किया, इसमें हमें पूरे पाकिस्तान से, एंड इट वाज ओपन फॉर एंटायर पाकिस्तान, मतलब एंटायर पाकिस्तान से कोई भी इस बंदे के इसके लिए अप्लाई कर सकता था। तो व्हाट वी हैव डन, 500 मेल पार्टिसिपेंट्स ने इसमें अप्लाई किया एंड मोर देन 100 फीमेल पार्टिसिपेंट्स ने अप्लाई किया, एंड एज पर द सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने उन्हें शॉर्टलिस्ट किया। ठीक है, उनमें से एक आबिद भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आबिद, आप पहले तो अपने ये जो चोटी को सर करने के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या चैलेंजेस आपको आए? First of all, thank you for having me here. Tirishmir, for me personally, it was a dream. मैं काफ़ी टाइम से क्लाइम कर रहा हूँ, तो तिरश्मीर एक लैंडमार्क था मेरे लिए, which I wanted to conquer. तो and we had an opportunity to join this KPK team. तो मेरे लिए ये एक एक अपॉर्चुनिटी मिली, then I approached them, मैंने टीम ज्वाइन करी and we did it and it was tough of course, but मैंने और सरबाज, हम 2 क्लाइंबर्स ने इसको सबमिट किया, बाकी भी
मिडवे तक आ गए, लेकिन नहीं आ सके। डिफिकल्ट किस तरह से, डिफरेंट किस तरह से था? एक तो आप इंडिविजुअली खुद अपने तौर पर कर रहे होते हैं, एंड देन अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करिए एंड गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करिए, इन दोनों में फ़र्क क्या है? गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और सेल्फ में फ़र्क ये है कि क्लाइंबिंग में तो कोई फ़र्क नहीं है। जस्ट आपके लॉजिस्टिक्स एंड योर सप्लाइज, वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। बाकी क्लाइंब एंड एवरीथिंग आपने खुद करना होता है। वो तो डेफिनेटली आपने खुद ही करना होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने कौन कौन सी पीक्स हैं जिनको सर किया हुआ है? मैंने नंगा पर्वत किया हुआ है, आई क्लाइम्ड ब्रॉड पीक, आई क्लाइम्ड गशेब्रुम 1 और अभी तिरश्मीर। बिग माउंटेन। नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? Cool, just keep climbing, that's all. कीप क्लाइंबिंग। अच्छा, कोई वो टारगेट नहीं रखा हुआ कि इसको भी सर करना है, ये वाली चोटी? आप ये समझते हैं सफर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंजिल पर पहुंचे ना पहुंचे। राइट, उमर साहब, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, इसके अलावा भी और कोई जा रहे हैं इस तरह के एक्सपीडिशन या ट्रैकिंग के लिए? कोई प्लान है आपका, या फिर ये फॉर द टाइम बिंग था एंड वी आर डन विद इट? We are kind of done with it. The basic purpose was, मतलब गवर्नमेंट का बेसिकली ये काम नहीं होता कि वो एक्सपीडिशन या ट्रैकिंग करवाए. The basic purpose was that once for all जो तिरश्मीर, it was our landmark mountain. हम लोगों की तवज्जो इसकी तरफ, लोगों की और माउंटेनियरिंग कम्युनिटी की तवज्जो इसकी तरफ मरकूज करें, बिकॉज इन द माउंटेनियरिंग कम्युनिटी, एवरेस्ट का नाम है, K2 का नाम है, यू नो दैट, एवरीवन नोज दैट, ऑल द लेमैन पीपल who have been in the mountain, मतलब apart from who have not been into mountaineering know about it, but तिरश्मीर एक ऐसी पहाड़ी थी जिसका एक अपनी जगह एक बहुत बड़ा नाम है, हिंदू कुश रेंज की हाईएस्ट माउंटेन है, लेकिन इससे तवज्जो जो है वो अलग हो गई थी. तो हमारा मकसद सिर्फ ये था कि तमाम लोगों की तवज्जो इसकी तरफ वापस लेके आए. So that's about that. और आप कामयाब भी हो गए हैं इस सिलसिले में. बहुत शुक्रिया उमर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए. नाबिद, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. रियली ग्लैड टू हैव यू. जनाब, ये थे हमारे वो नौजवान और वो इंतजामिया या गवर्नमेंट के पार्ट जिन्होंने कोशिश की कि तिरश्मीर जो है उसको एक मरतबा फिर से टॉक ऑफ द टाउन बनाया जा सके, जिसके अंदर वो कामयाब भी हुए हैं. हमने सोचा कि आपसे इनकी मुलाकात करवाई जाए एंड डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम भी रोशन हुआ है और दुनिया के नक्शे पर एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है. एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे. हमारे साथ रहिए. This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. हमारी मैटर्स में एक बहुत ही अहम मैटर की बात करते हैं जो हमारे मुल्क की तरजीहात, मईशत और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे के सनती मजदूरों के लिए 750 फ्लैट्स मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया. और अगर हम ओवरऑल बात करें कि इन मजदूरों की तादाद कितनी है तो वो तकरीबन 30 लाख के करीब है. तो 30 लाख में ये 750 के करीब जो घर दिए जाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रही है. एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस खबर को पढ़ते ही हमारे जहनों में आया वो ये कि किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी है इस तकसीम के अंदर. फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिस्कस कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या सोच रहे हैं आप इस आटे में नमक भी ज्यादा होता है ये उससे कम है. जीरे के बराबर है. जी बिल्कुल. लेकिन ये देखें ना हालात जिस किस्म के हैं, और पंजाब में भी अब फ्लड वार्निंग्स हैं, एक इमरजेंसी आई हुई है, मुल्क में तबाही हो रही है, और आप 750 इंडस्ट्रियल वर्कर्स को कहीं पे फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं. और उसमें मेरे ख्याल में 2% कोटा बेवगान का है, 3% गालिबन माजूर लोगों का है. ठीक है, अगर आपने उनकी बेहतरी के लिए ऐसे अफराद को सपोर्ट करना है, बेवाओं की भी ज़रूरत है, अगर कोई घर में कमाने वाला नहीं है, जो माजूर लोग हो जाते हैं, माजूर होते हैं, उनकी भी ज़रूरत है, आप वो करें, उसमें कोई नहीं है. लेकिन बाकी 95% की सिलेक्शन किस तरह होगी, उस पर भी उनके हालात अगर बेहतर कर दिए जाएं, उनकी तनख्वाहें बेहतर कर दी जाएं, या फिर उनका मयार ज़िंदगी किस तरह से है वो उसके ऊपर काम ज़्यादा किया जाए, तो आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा? असल में मुल्क में सियासतदानों को भी बदकिस्मती से एक आदत पड़ गई है कि वो अपनी कामयाबी देखते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ के बिल्कुल बीच में उनका नाम आए. ये एक हकीकत है, और अगर वो उस किस्म के काम करें जो कि करना चाहिए तो वो होगा नहीं, वाह नहीं होगी. और फिर वाह का भी मामला ये है, ये मैं सियासत की तरफ गुफ्तगू नहीं ले जाना चाहता, लेकिन जो भी पार्टी हो, अगर वो उस किस्म की अवाम उन्नास की खिदमत के जज्बे से आए, खिदमत की जज्बे से आए, तो क्या ही बात है. और अच्छा भाई साहब, ये क्या ये इनिशिएटिव है, शुरू में फ़िलहाल ये इतने दिए जा रहे हैं और आगे इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा फ्लैट्स को, या इतना ही इसका वो रहेगा कि 700 ही दिए जाएंगे?
सच्ची बात तो ये है कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जिन लोगों को पता होना चाहिए उनमें से एक आध से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी अभी ये ऐलान हुआ है, हो सकता है आगे हो जाए, हो सकता है ना हो, एक्सपैंड करें या ना करें या जिस तरह भी हो। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ख़त्म होकर रहेगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब सबसे पहले वज़ीर आज़म बने थे 1990 से लेके अप्रैल 1993 तक, और फिर उसके बाद थोड़े अरसे के लिए वापस आए थे, तो उस दौर में 13,000 येलो टैक्सीज दी गई थी। और लेकिन उनकी जो उस सारी की सारी स्कीम की जो आखिर में जो गत बनी थी वो बस अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने खुद उनमें से कुछ गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ बल्कि गाड़ी एक येलो रंग में पाकिस्तान से आई हुई हेरात अफ़गानिस्तान में देखी है, क्योंकि वो ये हुआ कि कई लोग वो लेके और फिर 2-4 उन्होंने किस्तें दी और वो भाग गए। और फिर कर्जा स्कीम हमें याद है, कर्जा स्कीम के साथ क्या हुआ कि आसान कर्जे दिए जाएंगे घर बनाने के लिए या रोजगार के लिए। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये जो अब नई अब ये स्कीम का ऐलान किया गया है मरियम साहिबा की जानिब से, इसका कोई आपको फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है? जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की, टीवी पे बड़ी अच्छी खबर है, अच्छा आ जाएगी और अपने आप को खुश करेंगे। उसी हद तक, उस हद तक महदूद है। अगर आप मेरे से ये पूछ रही हैं कि क्या पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से इसमें कोई ये कदम आगे मौसर साबित हो गया, तो मेरा ख्याल में जो कुछ मैंने अभी तक देखा उसके हवाले से तो कोई अच्छा, आपकी नज़र में क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए सनती मजदूरों के हवाले से? चलें, ये तो गवर्नमेंट का एक छोटा सा स्टेप है, आपकी नज़र में क्या ऐसा होना चाहिए कि जो ज़्यादा तादाद में मजदूरों को उसमें कवर किया जा सके? पिछले साल हमारी सनत 1.6% के हजम से सुकड़ी कम हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी नहीं, कम हुई। आप किसी तरह अपनी सनतों को रिवाइव करें, वो आपकी पॉलिसी का बिल्कुल एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए। अगर आपकी इंडस्ट्री रिवाइव हो जाती है और मज़दूरों को नौकरियां मिलती हैं जो बेचारे अभी बेरोज़गार हैं, तो फिर आपकी गाड़ी आगे चलेगी। फिर इससे मुंसलिक ये भी है कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का आजकल ये जो पीपल्स पार्टी ने उठाया है यूटिलिटी स्टोर्स का, उस किस्म के और बहुत से इदारे हैं जिन पे एक खतीर रकम उनके नुकसानात को पूरा करने के लिए ऐसे। और ये SCOs वाला मॉडल जो है, इसके बारे में तो कहा जाता है कि ये है ही ठीक नहीं, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखें वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन और इस तरह के इदारों को फिर प्राइवेटाइज किया जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ चलाया जाता है और उसके फिर रिजल्ट भी हमें नजर आते हैं। बहरहाल लेट्स सी इसके अब क्या रिजल्ट सामने आते हैं और कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। बहुत शुक्रिया, फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर हमसे बात कर रहे थे। वक्त हमारे पास हो चुका है ख़त्म, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।